हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सुपर टेट 2021 की लगातार तैयारी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, सुबह की क्लास में आपके लिए वन लाइनर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का सेट लेकर के आते हैं, और जो कि आपके सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। उन क्वेश्चंस को इसके अंतर्गत रखा जाता है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को जरूर अच्छे से देखिएगा और अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। आपका आज की क्लास में सामान्य विज्ञान यानी कि जो जीएस का पोर्शन है, जनरल साइंस का पोर्शन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आए, और ये पार्ट नंबर 2 है। इसके पहले इसका एक पार्ट और करा चुके हैं। उसकी अगर आपने क्लास ना देखी हो तो लिंक नीचे दे देंगे, उस क्लास को जरूर देखिएगा। और आज की इस क्लास को भी तुरंत देख लीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। डेली आपको सुबह और शाम को 6:30 बजे लाइव क्लास के अंतर्गत पूरे के पूरे टॉपिक कवर करा रहे हैं, अलग से क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो इन सभी को अपनी सुपर टेट की तैयारी में जरूर ऐड करते रहिएगा। प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि सिर्फ जूनियर की तैयारी हो रही है, प्राइमरी की नहीं हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं और एक एक क्वेश्चन को व्याख्या के साथ समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आयरन सर्वाधिक पाया जाता है। तो दोस्तों, आयरन धातु होती है जो हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण धातु के रूप में मानी जाती है। इस पालक में पाया जाता है। पालक का जो पत्ता होता है, इसमें आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। आयरन सबसे अधिक पालक के पत्ते में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मिनी माता रोग या मीना माता रोग कहा जाता है इसको। ये कहाँ किससे होता है? तो कहीं कहीं आपको सीधे जल से लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि जल प्रदूषण के कारण होने वाला रोग है। लेकिन जब आप पूरी व्याख्या के साथ इसको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि मिनीमाता रोग जो है, ये पारे की जल में पारे की अधिकता से होने वाला रोग है। अधिकता शब्द को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं कि बिल्कुल निम्न मात्रा में पानी में कहीं ना कहीं जरूर पाई जाती है, लेकिन जब इनकी मात्रा एक लिमिट से ऊपर हो जाती है तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती, चाहे वो आपकी पारा हो, नाइट्रेट हो, इन सभी से कोई ना कोई रोग हमारे शरीर में होने लगता है। तो मिनीमाता रोग जो होता है, ये पारे की अधिकता से होने वाला रोग है। जापान से ये इस रोग का नाम मिनीमाता रोग रखा गया, जो कि हम आपको कई बार पूरी व्याख्या के साथ बता चुके हैं। अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दोस्तों, आपको बताया था हमने ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आपका ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध के उत्पादन से। दुग्ध के उत्पादन में कमी आने के बाद इस ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को शुरू किया गया था, और इसके अंतर्गत दुग्ध के उत्पादन को बढ़ाया गया। और साथ ही साथ इसको शुरू करने वाले कौन थे? तो आपको पता होगा, कई बार बता चुके हैं, वर्गीज कुरियन ने इस प्रोग्राम को, इस ऑपरेशन फ्लड जो विश्व का सबसे बड़े प्रोग्राम के रूप में जाना जाने लगा, इसे शुरू किया। नेशनल डेयरी इंडिया के अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर डेयरी कार्यक्रम को बढ़ावा देकर के दुग्ध विकास को बढ़ावा दिया था। किसने? वर्गीज कुरियन। याद रखिएगा नाम इनका, वर्गीज कुरियन। कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया और कभी कभी पूछ दिया जाता कब ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। तो आपको याद रखना 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था। कार्यक्रम जो था दुग्ध उत्पादन को में वृद्धि को लेकर शुरू किया गया प्रोग्राम, वर्गीज कुरियन ने 1970 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है। जब विश्व में हरित क्रांति की बात होगी तब आप लोग इनका नाम भूल जाएंगे, लेकिन जब बात भारत की होगी तो एम एस स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक का नाम सबसे ऊपर आता। भारत में इन्होंने ही जो हरित क्रांति हुई थी इसको बढ़ावा दिया था, और साथ ही साथ आपका ये इन्होंने 1966-67 में हरित क्रांति को भारत में शुरू किया था। कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। कृषि फसल वृद्धि के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया था एम एस स्वामीनाथन ने। लेकिन जब बात आती है विश्व स्तर पर हरित क्रांति की, तो सिर्फ हरित क्रांति या विश्व स्तर की जब बात करेंगे हम लोग, याद रखना नॉर्मन वोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन वोरलॉग, ये नाम आप लोगों को याद रखना। इनको इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, यह भी याद रखिएगा। विश्व में हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन वोरलॉग को माना जाता है, और भारत में एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, सेल्यूलोज बना होता है किससे होता है? तो दोस्तों, ये सभी ग्लूकोज के रूप होते हैं। सेल्यूलोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सभी चीजें आप मुख्य रूप से ग्लूकोज के रूप में ही जानते हैं। इन्हीं से
फ्रक्टोज हो गया, आपका सेल्यूलोज हो गया, ये सब चीजें बनती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि आपको कई बार बता चुके हैं, निश्चित आपके एग्जाम में आएगा। ये मुख्य रूप से इसकी प्रमुख गैस के रूप में जो जानी जाती है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस ग्रीन हाउस प्रभाव से के अंतर्गत आने वाली सबसे प्रमुख गैस है। इसके अलावा हमने आपको मेथन बताई थी, इसके अलावा हमने आपको नाइट्रेट्स बताए थे, इसके अलावा आपको हमने जल वाष्प के कण बताए थे। सभी चीजें आपके जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके लिए जानी जाती, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मसूड़ों में खून आना आता है तो ये किस के कारण आता है? मसूड़ों में खून आने लगे यानी कि समझ लीजिए आपकी शरीर में विटामिन सी की कमी है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगता है। अन्य भी कई लक्षण इसके होते हैं। इससे होने वाला रोग कौन सा है? तो आपको याद होगा, विटामिन सी से स्कर्वी रोग बताया जाता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि इस कमी को पूरा कैसे किया जाए, तो आप लोगों को याद रखना, सभी खट्टी चीजों में, जितनी भी खट्टी चीजें होती हैं उनमें सभी में आपको विटामिन सी देखने को मिलता है। सबसे अधिक मात्रा में बात की जाएगी तो आंवला का नाम सबसे ऊपर रखा जाता है विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक का मतलब क्या होता है? एंटीबायोटिक है जो प्राप्त होता है। पेनिसिलिन का टीका लगाया जाता है जो कि मुख्य रूप से टीबी हो गया व अन्य इस प्रकार की बीमारियों के लिए बहुत बड़ा एक कह सकते हैं हम लोग एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार के कवक से प्राप्त होता है। ये पेनिसिलिन का एक पौधा होता है, उसी से हमको पेनिसिलिन का टीका सबसे पहले प्राप्त हुआ था। और इसे किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन के टीके की खोज की थी, याद रखिएगा। नाम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, और ये कवक के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते, एंजाइम एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं? तो दोस्तों एंजाइम जो होते हैं इन्हें एक रूप में प्रोटीन के रूप में जानते हैं, क्योंकि इनका जो कार्य है, इनकी जो गतिविधियां है वो प्रोटीन के अनुसार ही, प्रोटीन के जैसी ही होती है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? ये प्रोटीन ही होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, प्रोटीन ही होते हैं ये। अब अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस कौन सी होती है। तो दोस्तों जब बात आती है पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस, और उसमें आपको ऑप्शन में ऑक्सीजन गैस मिल जाता है, काफ़ी लोग उसी को टिक कर देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होता है CO2 गैस। जैसे कि हम लोगों के लिए प्राणदायिनी गैस के रूप में ऑक्सीजन गैस होती है जो श्वसन क्रिया में प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भोजन की पूरी प्रक्रिया जो पौधों की होती है वो उनकी CO2 गैस इसके लिए अनिवार्य गैस के रूप में जानी जाती है। सूर्य के प्रकाश में दिन में जो भोजन की प्रक्रिया, भोजन बनाने की प्रक्रिया पौधों की होती है, उसके लिए CO2 गैस एक अनिवार्य कारक के रूप में कार्य करती है। इसलिए पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस के रूप में हम किसको जानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस का नाम लिया जाता है। और यही बात जब हम लोगों के लिए यानी कि मनुष्यों के लिए आती है तो आप लोगों को याद रखना, ऑक्सीजन गैस हम लोगों के लिए सबसे प्रमुख गैस होती है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति जो होती है कैसी होती है? एक निर्जीव कारक होता है। किसमें होता है? पौधों में पाया जाता है मुख्य रूप से। ये आपका एक मोटा कह सकते हैं हम लोग, एक लेयर होती है मोटी सी, जो आंतरिक लेयर के रूप में जानी जाती है, जिसे हम कोशिका भित्ति का नाम दे देते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? तो ये सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाएं क्या होती हैं? यानी कि सिर्फ पौधों में पाया जाता। पादप यानी कि पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट को अगर हिंदी में हम बताएं तो आप लोग समझ सकते हैं, इसे हरित लवक के रूप में जाना जाता है। हरित लवक आपने सुना होगा। जो आपका पौधों में हरा कलर होता है, वो हरा कलर जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के रूप में ही होता है। हरित लवक होते हैं जो कि पौधों के भोजन बनाने अनिवार्य कारक के रूप में कार्य करता है। इसीलिए सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाने वाला एक कारक होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है, यानी कि प्रजनन के लिए इसका मुख्य रूप से योगदान रहता है। अर्धसूत्रीय विभाजन ये आपका एक रूप में
गुणसूत्र दूसरे रूप में डीएनए के रूप में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन के रूप में जाना जाता है, जो जनन कोशिकाओं में यानी कि सीधे सीधे प्रजनन के रूप में जाना जाता है। इसके लिए प्रोडक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट कारक होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करते रहिएगा। कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन पूरे करने की कोशिश करते हैं, व्याख्या के साथ समझाते चलते हैं, तो आप लोग एक छोटा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, लाल व भूरे शैवाल पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? तो लाल और भूरे शैवाल जो होते हैं मुख्य रूप से समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्री क्षेत्र में आपके लाल और भूरे शैवाल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पनीर बनाने में काम आता है। पनीर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी जगह जहाँ बड़ी मात्रा में पनीर बनता है वहाँ कवक का प्रयोग करते हैं, एस्परजिल्स का प्रयोग किया जाता है। एस्परजिल्स इसका नाम है। ये कवक होता है जो कि पनीर बनाने में मदद करता है, दूध से पनीर बनाने में सहायता करता है। इसके अलावा दूध को फाड़ कर भी दूध से पनीर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में दाद रोग होता है। दाद रोग आप लोग जानते होंगे, खुजली होने लगती है, एक एरिया में दाने दाने निकल आते हैं और उसमें बहुत ही लालपन आ जाता है, खुजली होने लगती है, तो इसे दाद रोग के रूप में जाना जाता है। यह भी किसके कारण होता है? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कवक। ये रोग भी आपका कवक के कारण होता है। दाद रोग मनुष्यों में किसके कारण? कवक के कारण होता है। याद करते चलिएगा, एक एक चीज को समझते रहिएगा और पूरी क्लासेस को, सभी क्लासेस को देखते रहिएगा। अब आपके लिए कल संडे को एक सुपर टेट जूनियर की प्लेलिस्ट अलग से बना देंगे, जिसमें जो लोग सिर्फ सुपर टेट जूनियर की अभी तैयारी कर रहे हैं उनको एक साथ सभी क्लासेस मिल जाएंगी। करंट अफेयर के हम 15 पार्ट दे चुके हैं, उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना देंगे ताकि आप लोग उन क्लासेस को भी अलग से तैयार करते रहें, देखते रहें और पूरी तरह से समझते रहें। पूरी क्लासेस आपको लगातार देते चल रहे हैं, इनको जरूर देखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 1 ग्राम वसा ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? 1 ग्राम वसा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 9 कैलोरी ऊर्जा होती है। किससे? 1 ग्राम वसा से हमको 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडीज के निर्माण में सहायक होता है। जो एंटीबॉडीज होते हैं जो कि हमें लड़ने के लिए जो प्रतिरोधक क्षमता देते हैं, जो हमें हमारे शरीर में जीवाणु हैं या जो अन्य खराब चीजें उनसे लड़ने में मदद करते हैं, वो प्रोटीन से प्राप्त होते हैं। ये एंटीबॉडीज हमें प्रोटीन से प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल एंड की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझते रहिएगा। नाड़ियों को स्वच्छ रखता है तथा हृदय की धड़कन को सुसंचालित करता है कौन? ये कार्य कैल्शियम करता है। कैल्शियम का कार्य क्या करता है, क्या होता है? तो ये नाड़ियों को स्वस्थ रखता है और साथ ही साथ हृदय की जो धड़कन होती है उसे सुसंचालित रूप से चलाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने और आज का अंतिम क्वेश्चन है, पित्त रस निकलता है, कहां से निकलता है? तो पित्त रस यकृत यानी कि लिवर से निकलता है। आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जनरल साइंस के आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अब इसका पहला पार्ट, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां पर उस लिंक पर जाकर के उस क्लास को जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, इस प्रकार का लोगो आपको दिख रहा होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। काफी दिन से वहां पर कोई अपडेट नहीं दे पाए हैं। कल संडे है, कल आपको वहां पर भी जूनियर की जो भी क्लासेस है, इसके अलावा जो भी नोट्स, जो कुछ भी होगा सब अपडेट्स देते रहेंगे। आप लोग बस इसी प्रकार से जुड़े रहिए। सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। टेलीग्राम पर आपको सभी क्लासेस के लिंक देते रहते हैं। शाम को 6:30 बजे हमारी लाइव क्लास होगी, उससे आप लोग जरूर अधिक से अधिक संख्या में जुड़िएगा। पूरी सटीक तैयारी के लिए इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।